हेलो एवरीवन। सो पिछले वीडियो में हमने बात किया था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में, जिसमें हमने देखा था कि किस तरीके से हम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में आए और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में किस तरीके से लोगों ने भाग लिया, कैसे वो मूवमेंट शुरू हुआ और कैसे ख़त्म हुआ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ द पार्टिसिपेशन सॉ द मूवमेंट। जिस तरीके से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में लोगों के अलग अलग स्वराज के मतलब थे, वैसे ही सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से जुड़ने के भी लोगों के अलग अलग मकसद थे और उन्हीं मकसदों के बारे में हम आज बात करेंगे। ठीक है, तो डिफरेंट ग्रुप्स दैट पार्टिसिपेटेड इन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हैव द डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू। उनकी क्यों उन्होंने ये मूवमेंट ज्वाइन किया, क्या उनके आइडियल्स थे, स्वराज का उनका क्या मकसद था, ये हम जानेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कंट्री साइड में रहने वाले लोगों की, ऐसे लोग जो गांव में रहा करते थे। तो इनमें जो रिच पीशेंट्स कम्युनिटी थी, जैसे पतिदार गुजरात के जट, पतिदार ऑफ गुजरात एंड जट ऑफ उत्तर प्रदेश, इन लोगों ने एक्टिवली इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया। ये ज़्यादातर लोग कमर्शियल क्रॉप उगाया करते थे, जो कि बहुत ही ज़्यादा मेहनत का काम है। ठीक है, ये हार्ड हिट था ट्रेड डिप्रेशन के कारण। जैसे मैंने आपको बताया कि उस समय इकोनॉमिक डिप्रेशन आया था, उसके कारण प्राइस बहुत ज़्यादा गिर गई थी। कैश इनकम में कमी आने के कारण वे गवर्नमेंट को रेवेन्यू नहीं दे पा रहे थे, जिसकी डिमांड गवर्नमेंट कर रही थी। गवर्नमेंट से उन्होंने रेवेन्यू को माफ़ करने के लिए बात कही, लेकिन उनकी बात गवर्नमेंट ने नहीं सुनी। गवर्नमेंट मीन्स ब्रिटिश गवर्नमेंट की बारे में हम बात कर रहे हैं। तो इस तरीके से रिच पीशेंट जो था, वे सपोर्टर बन गए सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के। इनकी जो कम्युनिटी थी, वे एक मौका देख रहे थे कि उनको ये लग रहा था कि भाई किसी भी तरीके से उनका लगान वापस माफ़ हो जाना चाहिए, लगान जो रेवेन्यू दे रहे वो माफ़ होना चाहिए। उन्होंने बायकॉट प्रोग्राम में भी हिस्सा लिया। उन्होंने स्वराज में इस कारण जुड़े क्योंकि वे हाई रेवेन्यू के खिलाफ थे। पर जैसे ही 1931 में इस मूवमेंट को वापस ले लिया गया, वे बहुत ज़्यादा दुखी हो गए। और इसी कारण जब ये मूवमेंट 1932 में फिर से शुरू हुआ, तो उन्होंने साफ इस मूवमेंट से जुड़ने के लिए मना कर दिया। अब गांव में रहने वाले जो पुअर पीशेंट्स लोग हैं, ठीक है, जो पुअर पीशेंट्स हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। इनकी लोअर इनकम होने के कारण भी इनकी रेवेन्यू की डिमांड लोअर थी, मतलब अब कम आमदनी हुई तो लगान भी कम देना है, लेकिन ये लगान भी उनके लिए बहुत ज़्यादा हुआ करता था। ठीक है, एक तो उनके पास छोटी ज़मीन थी, बहुत सी जो ज़मीनें जो पुअर लेबर थे वे रेंट में ज़मीन लिया करते थे लैंडलॉर्ड से। क्योंकि इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम्स आई, जिसके कारण वे रेंट भी नहीं भर पा रहे थे, ना ही लगान दे पा रहे थे, जिसके कारण वे लैंडलॉर्ड के डेब्ट में डूबते जा रहे थे। इस मूवमेंट से जुड़ने का उनका ये मकसद था, जो सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट लोगों ने उनको ये वादा किया था कि अगर इंडिया आज़ाद हो जाएगा, ब्रिटिश राज ख़त्म हो जाएगा, तो उन्हें अपनी ज़मीनें मिलेगी। तो वे रिच पीशेंट्स और लैंडलॉर्ड के खिलाफ इकट्ठा होने के लिए उन्होंने सपोर्ट भी किया, और इस सपोर्ट में उन्होंने नो रेंट कैंपेन भी निकाला, जिसको कांग्रेसियों ने, जो कांग्रेस थे उस समय, उन्होंने सब अनविलिंगली उनके सपोर्ट्स में उन्होंने नो रेंट कैंपेन भी निकाला। पर जो पुअर पीशेंट्स और कांग्रेस का संबंध था वो बिल्कुल अनसर्टन था, मतलब उतने अच्छे से नहीं था, क्योंकि जैसे कि दो आपस में विचारधारा आपस में टकराई थी। जैसे रिच पीशेंट्स हैं वे हाई रेवेन्यू के खिलाफ थे, और जो पुअर पीशेंट्स हैं वे चाहते थे कि उनको उनकी ज़मीनें जो रिच पीशेंट के हाथों में है वो उन्हें मिल जाए। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट जो है बिज़नेस क्लास, उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं कि बिज़नेस क्लास क्यों जुड़ा हुआ था। तो सिविल डिसोबीडियंस से जुड़ने का ये मकसद था कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ तो बहुत से मर्चेंट और इंडस्ट्रीज़ जो थे उन्होंने बहुत प्रॉफिट कमाया,
वे पावरफुल बने, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी ग्लोबलाइजेशन चैप्टर में पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसके अलावा वो अपना बिजनेस जो है वो एक्सपांड नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि कॉलोनियल पॉलिसी ही ऐसी बनी हुई थी, जिसके कारण उन्हें बड़ी दिक्कत जा रही थी अपना बिजनेस एक्सपैंड करने में। ओके, तो इस मकसद को देखते हुए अपने जो फॉरेन गुड्स पॉलिसीज़ थी, ठीक है, रुपए स्टैंडिंग इन फॉरेन एक्सचेंज, और उन लोगों ने इंपोर्ट्स को डिस्करेज करने के लिए, क्योंकि बहुत सा जो उनका माल था वो बाहर से सामान जो आ रहा था, एक्सपोर्ट्स हो रहे थे, जितने भी सामान एक्सपोर्ट्स हो रहे थे वो उसमें कमी थी, उनके बाहर सामान फॉरेन में नहीं बिका करते थे, और बाहर का सामान इंडिया में आने के कारण उनके सामानों की कीमत भी घट जाती थी, लोग नहीं मांगा करते थे। इसी कारण बिजनेस लोगों ने इस मूवमेंट से जुड़ने की पहल करी। उन लोगों ने इंडियन इंडस्ट्रियल ऑफ कमर्शियल कांग्रेस की स्थापना भी करी 1920 में, और फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ की भी स्थापना 1927 में भी करी। ठीक है, इसमें सबसे जो प्रोमिनेंट इंडस्ट्रीज जो जुड़े थे वो थे पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास और J.D. बिरला। इसके अलावा और भी कुछ इंडस्ट्रियल्स थे जो इस कॉलोनियल रूल के खिलाफ थे, जो उनकी बिजनेस के अपोज पॉलिसीज़ बना रहा था। ठीक है, उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से इस कारण जुड़े ताकि फॉरेन पॉलिसीज़ उसमें सुधार लाया जा सके, इंपोर्ट्स को बढ़ावा मिले। उन्होंने उन्हीं का जो बायकॉट किया गया गुड्स का, फॉरेन गुड्स का, उसका फ़ायदा इन लोगों ने भी हुआ कि लोगों का रुझान जो है वो इंडियन गुड्स के प्रति बढ़ने लगा। ठीक है, पर फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बुरी तरीके से फेलियर देखने के बाद जो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था, फर्स्ट नहीं सेकंड, जिसमें गांधी जी निराश होकर लौटे थे, बिजनेस ग्रुप जो है वो अपना एंथुसियास्टिक यूनिफॉर्म नहीं रख पाया, और वो भी इस मूवमेंट से ज़्यादा समय तक जुड़ नहीं पाया। ओके, अब हम बात कर लेते हैं इंडस्ट्रियल वर्कर लोगों की। इन लोगों ने भी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, सिर्फ नागपुर रीजन को छोड़ करके। इंडस्ट्रीज़ के जब वो उसका कारण ये था कि इंडस्ट्रीज जो थे कांग्रेस के बहुत क्लोज़र आ रहे थे, और वर्कर्स लोग जो थे वे इस चीज़ से खुश नहीं थे। ठीक है, वे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में बढ़ चढ़ के हिस्सा तो लेना चाहते थे, पर उन्हें डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि इस बड़े इंडस्ट्रीज़ के जुड़ने के कारण फ़ायदा बड़े इंडस्ट्रीज़ को उनको ना हो। उन्होंने भी गांधी जी के प्रोग्राम, जिसमें उन्होंने फॉरेन गुड्स को बायकॉट करना था, उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। उन लोगों ने इस मूवमेंट में जुड़ने का कारण ये था कि उनकी जो लो वेजेस है, पुअर वर्किंग कंडीशन है, उसमें सुधार आ सके। जो गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज थी जैसे कि रेलवेज़, वहाँ पे स्ट्राइक भी किए गए। डॉक यार्ड जो वर्कर्स है 1930 और 1932 में उन्होंने उसे भी बंद रखा। 1930 में कई थाउजेंड वर्कर्स ने छोटा नागपुर के माइंस में गांधी कैप पहन करके प्रोटेस्ट किया और बायकॉट कैंपेन को आगे बढ़ाया। वर्कर की डिमांड जो थी वो बिल्कुल सीधी थी कि उन्हें क्या चाहिए। इन मकसद में उनका स्वराज का यही मकसद था कि उनकी वेजेस बढ़नी चाहिए और साथ में उनकी वर्किंग कंडीशन सुधरनी चाहिए। पर इंडस्ट्रीज लोग के जुड़ने के कारण वे अपने आप को ज़्यादा सेफ महसूस नहीं कर पा रहे। तो ये कुछ फीचर्स था जिसमें सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है आगे बढ़ रहा था। लेकिन इसमें सबसे बड़ा जो पार्टिसिपेंट था वो था विमेंस का। गांधी जी ने सॉल्ट मार्च में कई थाउजेंड्स ऑफ विमेंस जो थी घर पे ही सॉल्ट बना रही थी, उन्होंने मार्च में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। सॉल्ट्स बनाए, मतलब नमक घर पे बनाया उन्होंने और उसे जगह जगह पहुंचाया भी। उन्होंने फॉरेन गुड्स का बहिष्कार किया और लिकर शॉप्स भी बंद कराए। कई महिलाएं लोगों को जेल में भेज दिया गया। खासकर अर्बन जो औरतें थी वे हाई फैमिलीज से जुड़ी हुई जो थी उन्होंने भी इसमें हिस्सा लिया। और रूलर्स मतलब गांव में रहने वाली जो लोग औरतें हैं रिच पीशन के हाउस होल्ड में, उन लोगों ने भी इस मूवमेंट में बढ़ के हिस्सा लिया। गांधी जी ने ये भी कहा कि जो विमेंस की ड्यूटी है वो
बहुत बढ़कर है, मैन से भी बढ़कर भी वीमेंस की ड्यूटी है एक नेशन के प्रति, ठीक है। दिस इंक्रीज द पब्लिक रोल नॉट अननेसेसरली मीन्स अ रेडिकल चेंज द वेज ऑफ पोजिशन ऑफ अ वुमेन एंड विजुअलाइज। और उनकी इस योगदान के कारण विमेंस जो थी वे अपने पोजीशंस, जो समय विमेंस की पोजीशन फॉरेन इन्वेडर्स और कॉलोनाइजेशन कारण बर्बाद हो चुकी थी, उसके सुधार के पक्ष में वो बातें कर रहे थे कि उनकी पोजीशन सुधारनी चाहिए। कि इसी कारण गांधी जी ने उन्हें नेशन के लिए एक बड़ा स्तंभ माना, क्योंकि वे घर के काम के साथ साथ राष्ट्र के लिए भी एक बड़ा योगदान दे रही है, ठीक है। वे एक अच्छी माँ है, एक अच्छी वाइफ है और साथ में एक अच्छी देश की नागरिक भी। पर बहुत लंबे समय तक कांग्रेस में किसी महिला लोगों को एक बड़ी पोजीशन नहीं मिल पाई और उन्हें सिंबॉलिक प्रेजेंस ही मिल पाया, लेकिन एक्चुअल जो बेस होना चाहिए, मतलब अगर ज़मीनी तौर पे बात करें तो एक बड़ी पोजीशन कभी नहीं मिल पाई। एक सिंबॉलिक तौर पे उन्हें लिया गया, लेकिन उन्हें बड़ी पोजीशन तक नहीं पहुंचाया गया। अब हम देख लेते हैं लिमिटेशंस ऑफ अ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ओके, तो जितने भी सोशल ग्रुप्स थे वे सब स्वराज के लिए, देश के लिए काम कर रहे थे। और उनमें से एक ऐसी ग्रुप था जो नेशन से अछूता था, जिसे अछूत कहा जाता था। 1930s में विमेंस बहुत से जो मूवमेंट जो है वो उसके मतलब उसे बंद होने का कारण ये भी था कि दलित और जो अछूते लोग थे उनका योगदान इस मूवमेंट में नहीं था, ठीक है। कांग्रेस के जो लीडर थे उन्हें ये डर था कि दलित के आ जाने के कारण, जो सत्नामी लोग हैं उनके आ जाने के कारण अपर क्लास हिंदू ब्राह्मण्स लोग कहीं कांग्रेस छोड़ के ना चल जाए, या फिर वे अपना जो इम्पोर्टेंट योगदान जो दे रहे हैं मूवमेंट में वे वापस ना ले लें। पर गांधी जी ने कहा कि हम 100 साल तक आज़ादी नहीं पा पाएंगे अगर हम इन अनटचेबल, इन अछूत लोगों को इस तरीके से ज़िंदगी जीने पर मजबूर करें। तो अगर हमारे बीच में छूत अछूत जैसी बातें रहेगी तो हम कभी भी, अगर हम कॉलोनियल रूल से भी आज़ाद हो जाएंगे तो भी हम आज़ादी नहीं पा सकते। इसी कारण उन्होंने अनटचेबल लोगों को, अछूत लोगों को हरिजन कहा। हरिजन मतलब हरि के पुत्र, भगवान के बेटे, ठीक है। उन्होंने सत्याग्रह ऑर्गेनाइज किया ताकि ये जो अछूत लोग हैं कैंपस में, पब्लिक वेल्स में, टैंक्स में, रोड, स्कूलों में बाकायदा एंट्रेंस मिल सके, वे जा सके। उन्होंने खुद टॉयलेट साफ़ किया, जो काम भंगी लोग किया करते थे। और गांधी जी ने ये भी कहा कि जो अपर कास्ट को जो अपना हार्ट है वो चेंज करना होगा, अपना दिमाग से जो छूत अछूत की बात है, जो उनसे कई सालों से गुनाह करवा रहा है, उन्हें वो से बदलना होगा। बहुत से दलित लीडर्स का अलग अलग ओपिनियन था अपने पॉलिटिकल सिचुएशन को सुधारने के लिए, ठीक है। दे बिगेन टू ऑर्गेनाइज, उन्होंने बहुत कई मीटिंग्स ऑर्गेनाइज किए। उन्होंने डिमांड किया कि उन्हें रिज़र्व सीटें मिलनी चाहिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में भी, और सेपरेट इलेक्टोरेट जो वोटिंग्स होती है उनमें भी उन्हें रिज़र्व सीटें मिलनी चाहिए। जो दलित मेंबर्स हैं उन्हें लेजिस्लेटिव काउंसिल में एक प्रॉपर रिज़र्व सीट मिलनी चाहिए। पॉलिटिकल एम्पावरमेंट आने के कारण वे अपनी जो सोशल डिसेबिलिटी की प्रॉब्लम उसे सॉल्व कर पाएंगे। दलित का पार्टिसिपेशन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में ना के बराबर था, और इस मांग को लेकर ही वे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में जुड़ना चाह रहे थे। Movement was therefore limited to participate in Maharashtra and Nagpur region where they organized a quit storm। तो महाराष्ट्र में ये मूवमेंट बहुत लिमिटेड था क्योंकि इस तरह की मांग महाराष्ट्र और नागपुर में बहुत ज़्यादा हो रही थी। आइए अब हम बात कर लेते हैं दलित के प्रमुख लीडर, जिसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर या बाबा साहब अम्बेडकर कहा जाता है। इन्होंने दलित के लिए कई बार अपना बड़ा योगदान दिया। इन्होंने डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन की स्थापना की 1930 में।
महात्मा गांधी के साथ वे सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भी गए और उन्होंने सेपरेट इलेक्ट्रोड की डिमांड करी दलित के लिए। ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये मौका मिल गया कि वे फिर से इंडिया को अब जात के नाम से, धर्म के नाम से तो ऑलरेडी वो तोड़ चुके थे, लेकिन जात के नाम से भी लोगों को तोड़ा जा सके। अंबेडकर की डिमांड्स को सुन करके महात्मा गांधी ने मृत्यु तक भूख हड़ताल की मांग करी कि अगर सेपरेट इलेक्ट्रोड किनको मिल जाएगा, दलित लोग को। वे दलित लोग के फेवर में थे, पर वे नहीं चाहते थे कि उन्हें कभी रिजर्वेशन मिले। रिजर्वेशन से वे और कमज़ोर हो जाएंगे, ना कि वे पावरफुल होंगे। पर ये बात डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर नहीं मान रहे थे और इसी कारण इन दोनों महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर के बीच में तनाव बढ़ने लगा था। वे मानते थे कि सेपरेट इलेक्ट्रोड दलित को क्या कर देगा, कमज़ोर बना देगा और इस सोसाइटी से जोड़ेगा नहीं बल्कि तोड़ के रख देगा। अंबेडकर जी को आखिर में गांधी जी की बात माननी पड़ी और इसी रिज़ल्ट को पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है, जो कि सितंबर 1932 में हुआ था। इट गेव द डिप्रेस क्लास लेटर नोन एज अ शेड्यूल कास्ट। जो डिप्रेस कास्ट था उसी को आगे जाकर शेड्यूल कास्ट कहा गया। और रिजर्व सीटें जो प्रोविजनल में और सेंट्रल लेजिस्लेचर में उन्हें मिली, उतनी नहीं मिल पाई जितनी मिलनी चाहिए थी, थोड़ी बहुत मिली। और दे वेयर वोटेड फॉर द जनरल इलेक्शन, और उन्हें वोट का अधिकार भी मिला। दलित के जो मूवमेंट है वो कांग्रेसी नेशनलिस्ट मूवमेंट के समकक्ष साथ साथ चल रहा था। इसके अलावा मुस्लिम जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, वे भी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में उन्होंने भी बढ़ चढ़ के हिस्सा नहीं लिया। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और खिलाफत मूवमेंट में मुस्लिम जो सेक्शंस थे, पार्टीज थी, वे उन्होंने अपना योगदान दिया और कांग्रेस के साथ मिल करके हिस्सा लिया। लेकिन नॉन कोऑपरेशन और खिलाफत मूवमेंट के बंद होने के कारण उन्हें ये लगने लगा कि कहीं मुस्लिम लोग भारत में बाहर वाले ना बन के रह जाए। 1920 में उन्हें ऐसा लगने लगा कि कांग्रेस का ज़्यादा रुझान हिंदुओं के खिलाफ, हिंदुओं के साथ है। इसी कारण वे हिंदू महासभा और इस तरीके के बड़े ऑर्गेनाइजेशन मतलब बड़े सम्मेलन कर रही है। पर महात्मा गांधी चाहते थे कि हिंदू और मुस्लिम जो है जो साथ में मिल करके देश की आज़ादी की लड़ाई लड़े। पर बहुत से पॉलिटिकल जो लीडर थे वे ये सोच रहे थे कि मुस्लिम लोग जो है उनका फ़ायदा हिंदुओं के फ़ायदे से अलग है। मुस्लिम जो हिंदू और मुस्लिम के बीच में कई बार इसी चीज़ को लेकर राइट्स दंगे हुए। कई शहरों में इस दंगों के कारण दोनों कम्युनिटी के बहुत से लोग मारे भी गए और दोनों के बीच में मनमुटाव बढ़ता भी गया। ठीक है, मैं ये जो बात कर रहा हूँ आप याद रखिएगा, ये मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टीज़ और हिंदू पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच में की बात है, जिसका नुकसान हिंदू और मुसलमानों को हुआ। इन लोग जो बहुत से हिंदू और मुस्लिम जो भारत में रहते हैं वे किसी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग नहीं करते, लेकिन इन पॉलिटिकल पार्टीज़ ने अपने फ़ायदे के लिए हमेशा हिंदुओं और मुस्लिम भाइयों को लड़ाया है। तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग पार्टी, जैसे कि मुस्लिम लीग पार्टी आपको बता रहा हूँ, ये सिर्फ पार्टी थी, कोई पूरे मुस्लिम को रिप्रेजेंट नहीं करती थी ये मुस्लिम लीग पार्टी। ठीक है, उन लोगों के मन में भरने लगे, बहुत से मुस्लिम लोग के मन में भरने लगे कि हमारा जो इंटरेस्ट है वो हिंदुओं के इंटरेस्ट से अलग है। 1927 में उन्होंने एक यूनिटी बनाई। कुछ और छोटी मोटी मुस्लिम जो पार्टी थी उन्होंने यूनिटी भी बनाई। इसके साथ कांग्रेस और मुस्लिम लीग पार्टी ने भी यूनिटी बना करके एक पहल भी करी कि एक फ्यूचर असेंबली बनाई जा सके जिसमें एक प्रॉपर इलेक्शन हो सके। मोहम्मद अली जिन्ना जो उस समय मुस्लिम लीग पार्टी के लीडर्स थे, ठीक है, उन्होंने भी सेपरेट इलेक्ट्रोड की डिमांड करी मुस्लिम लोगों के लिए। वे अश्योर करना चाहते थे कि मुस्लिम की एक रिजर्व सीटें रहें सेंट्रल असेंबली में और वे अपना रिप्रेजेंटेशन पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन में कर सके, ताकि मुस्लिम जो है डोमिनेंट फील ना करे किसी प्रोविज़न में। खासकर बंगाल और पंजाब में उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था। पर यह नेगोशिएशन काम नहीं आ पाई क्योंकि इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकला। ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस 1928 में M.R. जयकर ने हिंदू महासभा
के जो बड़े लीडर थे उन्होंने इस चीज़ का स्ट्रांगली अपोज किया और ये सहमति दोनों पार्टियों के बीच में नहीं बन पाई। ओके, तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जब शुरू हुआ तब भारत का एटमॉस्फेयर बहुत बदला हुआ था। लोग, कम्युनिटी आपस में बटे हुए थे। कांग्रेस सबको जोड़ करके आज़ादी की बात कर रहा था, लेकिन मुस्लिम और छोटे जो कम्युनिटीज़ वाले हैं, डिस्प्रेस कम्युनिटी वाले, वे इस स्ट्रगल में नहीं जुड़ पा रहे थे, जिसके कारण एक बड़ा जो स्ट्रगल है वो नहीं हो पा रहा था। मुस्लिम लीडर्स से इंटेलेक्चुअल बातें की गई, मुस्लिम की स्टेटस को सुधारने के लिए भी बातें की गई। उन्हें ये लग रहा था कि इंडिया में वे माइनॉरिटीज़ में है और उनका बेनिफिट इन हिंदुओं के बेनिफिट से अलग है। इसके अलावा उन्हें डर था कहीं माइनॉरिटी में होने के कारण वे हिंदू मेजॉरिटी के सामने एक डोमिनेंट, या फिर कह सकते हैं हिंदू मेजॉरिटी उन्हें दबा करके उनका फ़ायदा ना उठा ले और उनके हाथ में आज़ादी के बाद भी कुछ ना लगे।